Subscribe to our channel for more exciting stories. And don't forget to like, share, and comment. बात कई 100 साल पुरानी है। एक बार दो बहनें जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर की ओर लौट रही होती हैं। तभी एक पेड़ के पास दो रहस्यमयी और जादुई गायें खड़ी हुई होती हैं और आपस में बातें कर रही होती हैं। अरे अरे वो देखो, सामने कितनी खूबसूरत लड़कियां आ रही हैं। सच में ये दोनों तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। जितना खूबसूरत ये दोनों बाहर से हैं, उतना ही सुंदर इनका दिल भी है। हाँ, तुम सही कह रही हो। जितनी सुंदर ये दोनों हैं, काश इनकी किस्मत और इनका नसीब भी इतना ही सुंदर होता। नसीब क्यों? क्या हुआ इनके नसीब को? मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। अरे नहीं, इनका नसीब तो बड़ा बेकार है। बहुत दुख भरे पड़े हैं इन दोनों के जीवन में। बड़े विचित्र नसीब हैं इन दोनों के। इनके जीवन में आगे बहुत परेशानियां आने वाली हैं। मुझे तो इनके बारे में ही सोच सोच कर बड़ा दुख लगा रहता है। काश मैं इनके लिए कुछ कर पाती। जब वह दोनों गायें आपस में बात कर रही होती हैं, तभी वो दोनों लड़कियां उन गायों के पास चलते हुए पहुंचती हैं, जिसमें से एक लड़की गायों की भाषा जानती थी, जबकि दूसरी नहीं जानती थी। अरे वाह दीदी, देखो कितनी सुंदर गायें हैं ये। मैंने तो इतनी सुंदर गायें आज तक नहीं देखी। काश इन दोनों की भाषा हम समझ सकते। नहीं, मैं इसे नहीं बता सकती कि ये दोनों क्या बातें कर रही हैं। अरे मुझे तो बता दीदी, आखिर इनके नसीब में ऐसा लिखा क्या है? इनमें से एक लड़की की किस्मत में मृत शरीर से विवाह करना लिखा है। वहीं दूसरी की किस्मत में एक भेड़िया से विवाह करना लिखा है। ओह, अब इन बेचारियों का क्या होगा? जब दोनों गायें बातें कर रही थीं, तभी वो दोनों लड़कियां उनकी बातें सुन रही होती हैं। मीना, अंधेरा हो रहा है, चलो यहाँ से। रास्ते पर चलते चलते धरा सोच में पड़ जाती है और उदास हो जाती है। क्या वो दोनों गायें सच कह रही थीं? क्या हमारा नसीब सच में खराब है? कुछ ही देर में दोनों अपने घर पहुंचती हैं। बेटियों, इतनी देर कैसे हो गई? हमें बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मैं भी बड़ा भागा पिता हूँ अपनी बेटियों का। मेरा शरीर बहुत जल्दी बूढ़ा हो गया है। जो काम मुझे करना चाहिए वो मेरी बेटियों को करना पड़ रहा है। ना जाने क्या लिखा है मेरी बेटियों के नसीब में। ऐसा मत कहिए पिताजी, आपने भी तो बहुत मेहनत करके हमें बड़ा किया है। अब जब आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, तो क्या हम भी आपका साथ छोड़ दें? आप फिक्र मत करो, हमारे नसीब में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। कुछ दिन बीतते हैं और धरा के दिमाग में वह बात असर करने लगती है, जिससे वो बहुत परेशान होती है। ना ठीक से खाती है, ना ठीक से पीती है। एक दिन उसकी माँ रोहिणी देवी उसके पास आती है और कहती है, धरा बेटी, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या तुझे? नहीं माँ, मुझे क्या परेशानी होगी। बेटी, बहुत दिनों से देख रही हूँ, तू ना ठीक से खाना खा रही है, ना ठीक से किसी से बात कर रही है। अपनी हालत तो देख, कितनी कमजोर हो गई है तू। मुझे लग रहा है तू मुझसे कोई बात छिपा रही है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर धरा वहां से चली जाती है। अगले दिन वो दोनों फिर जंगल जाती हैं, जहां वही गायें फिर से आपस में बात कर रही होती हैं। भाई, क्या कोई हल नहीं है इन दोनों के नसीब को बदलने का? नसीब का लिखा कोई नहीं बदल सकता। अब जो इनकी किस्मत में है वो तो होकर ही रहेगा। ओह, ये तो इनके साथ बड़ा बुरा होने जा रहा है। दोनों गायों को बातें करते धरा फिर से सुन लेती है, जिसे सुनकर वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। धरा उन गायों की बात से इस बार इतना ज्यादा चिंतित होती है कि अब वो खाना ही बंद कर देती है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। माँ, दीदी को क्या हुआ है? बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर धरा को क्या परेशानी है? वो मुझे
कुछ बताती भी तो नहीं है। तुम फिक्र ना करो सुंदरलाल, आज मैं उनसे पूछ कर ही रहूंगी। आखिर वो हमसे कौन सा राज छुपा रही हैं। चलो उनके पास। धरा की माँ, पिताजी और बहन धरा के पास आते हैं, जिससे खूब जोर जबरदस्ती से उसके पिता उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। तब धरा बताती है, पिताजी, माँ, मैं बोलते हुए जानवरों की भाषा समझ सकती हूँ। हाँ, ये तो अच्छी बात है। फिर तुम उदास क्यों हो, परेशान क्यों हो? पिताजी, परेशान होने वाली बात यह है कि जब मैं जंगल लकड़ियों के लिए जाती हूँ, मुझे वहाँ 2 गायें बात करते हुए मिलती हैं और हमें देखकर कहती हैं कि इन दोनों बहनों का नसीब बहुत बुरा है, बहुत दुख तकलीफ है हमारे नसीब में। एक काम करो, तुम मुझे कल उन गायों के पास लेकर चलना। मैं भी देखूं आखिर वे कौन सी रहस्यमयी गायें हैं जो तुम दोनों की भविष्यवाणियां कर रही हैं। जी पिताजी, आप कल मेरे साथ चलना। अगली सुबह चारों जंगल की ओर निकल जाते हैं और उन्हीं 2 गायों के पास पहुंचते हैं। देखो, मैं तुम्हारी भाषा समझ सकती हूँ। तुम दोनों इतने दिनों से जो हम दोनों बहनों के बारे में भविष्यवाणी कर रही हो, मैं सब सुन चुकी हूँ। तुम दोनों सारी बातें विस्तार से समझाओ कि आखिर क्या होने वाला है हमारी जिंदगी में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम हमारी भाषा समझ सकती हो। देखो, तुमने जो भी हमारे मुंह से सुना है वो सब सही सुना है। आगे क्या होगा, अच्छा या बुरा, वो हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल हमें यही दिख रहा है। हो सकता है आगे बहुत अच्छा हो या हो सकता है बहुत बुरा हो। तुम ज्यादा चिंतित मत हो और भगवान पर छोड़ दो सब। क्या हुआ बेटी, क्या कह रही हैं ये गायें? धरा अपने पिता सुंदरलाल को सारी बातें विस्तार से बताती है। बेटी, इन गायों की बातों को भूल जा, ये तो कुछ भी कह रही हैं। नहीं पिताजी, ये सच कह रही हैं और जो लिखा है ऊपर वाले ने वो होकर ही रहेगा। उसे ना आप मिटा सकते हैं और ना मैं। चलो अभी घर चलो, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, तुम्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। सभी अपने घर की ओर निकल जाते हैं। धरा के माता पिता उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन धरा किसी की नहीं सुनती। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो गायें ऐसे ही बोल रही हैं तो ठीक है, हम उस समय का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या होता है। बेटी, तुम आराम करो, कुछ ना कुछ उपाय जरूर खोजता हूँ तुम्हारी परेशानी की। ये क्या हो गया जी? हमारी दोनों बेटियों के नसीब सच में बहुत बुरे हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कुछ कोस दूर एक जंगल है, वहाँ एक बहुत ही सिद्ध बाबा रहते हैं। मैं उन्हीं के पास जाता हूँ और उनसे कुछ उपाय पूछ कर आता हूँ। ठीक है जी। मैं जाकर जल्दी से आता हूँ। धरा के पिता सुंदरलाल उस जंगल में जाते हैं और उन सिद्ध बाबा को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाते हैं। धरा और मीना को उनके पिताजी उन सिद्ध बाबा के पास लेकर आते हैं और बाबा के पास बिठाते हैं। बाबा आंख बंद करके उन दोनों का भविष्य देखते हैं और कुछ देर बाद आंख खोलकर कहते हैं, जिन गायों ने आप लोगों को इनके भविष्य के बारे में बताया है वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राह नहीं है। बाबा, इसका कोई हल नहीं है क्या? नहीं, इसका कोई हल नहीं है। बाबा, तो फिर हमें इतना बता दीजिए कि ये कब और कैसे होगा। हाँ, मैं ये जरूर बता सकता हूँ। इस महीने के आखिरी तक एक भेड़िया शाम के वक्त आपके दरवाजे पर आएगा। वो कुछ बोलेगा नहीं और कुछ देर बाद जाने लगेगा। तो आप एक काम करना, अपनी बड़ी बेटी से कहना
वो उस भेड़िए के पीछे पीछे चली जाए। जो उसके नसीब में होगा वो होकर ही रहेगा। बाबा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो भेड़िया अगली बार फिर तुम्हारे घर आएगा और उस वक्त उसका रूप बड़ा रौद्र होगा। वो तुम्हारे घर को तहस नहस कर देगा, तुम्हारे परिवार को मौत के घाट उतार देगा। तो तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना अगर तुम अपने परिवार का भला चाहते हो। ठीक है बाबा, अब आप मेरी दूसरी बेटी के बारे में भी बता दीजिए। बेटा, आज तुम्हारी दूसरी बेटी का भविष्य बताने का मुहूर्त नहीं है। मैं किसी और दिन बताऊंगा। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा। कुछ दिन तो बड़े अच्छे से बीतते हैं, लेकिन जब महीने का आखिरी दिन आता है तभी एक खूंखार भेड़िया उनके दरवाजे पर आता है। हे भगवान, लगता है ये वही भेड़िया है जिसकी बात वो बाबा कर रहे थे। नहीं, मैं अपनी बच्ची को उसके साथ नहीं भेजने वाली। भेड़िया कुछ देर दरवाजे पर खड़ा खड़ा देखता रहता है। उसके बाद वो वापस जाने लगता है। माँ, पिताजी, मैं अपनी जान बचाने के लिए आप लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। मेरा समय हो गया है, मुझे अब जाना होगा। नहीं दीदी, मत जाइए। नहीं मीना, मुझे जाना ही होगा, वरना वो भेड़िया दोबारा यहाँ आएगा और फिर सब बर्बाद कर देगा। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, लेकिन अभी मुझे इजाजत दीजिए पिताजी। धरा के माता, पिता और बहन फूट फूट कर रोते हैं और उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन धरा नहीं रुकती और उस भेड़िया के पीछे पीछे चली जाती है। तुम ऐसे कैसे घर पर शांत बैठ सकते हो? ना जाने वो भेड़िया मेरी बच्ची के साथ क्या करेगा। तुम एक काम करो, तुम धरा के पीछे पीछे जाओ और देखो वो भेड़िया हमारी बच्ची को कोई नुकसान ना पहुंचाए। पर बाबा ने मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं। अगर मैं उसके पीछे गया और उसने हमारी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचाया तो? ठीक है, आप यहीं रहिए, फिर मैं जाती हूँ उसके पीछे। नहीं, तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। धरा के पिता सुंदरलाल धरा का पीछा करते करते एक जंगल में आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं भेड़िया एक गुफा में जा रहा होता है और उसी के पीछे पीछे उनकी बेटी भी गुफा में चली जाती है। ये क्या, इतनी पुरानी गुफा में मेरी बच्ची उस भेड़िए के साथ चली गई? ये तो बड़ी खतरनाक गुफा है। बड़े खतरनाक जानवर रहते हैं यहाँ। अब मेरी बच्ची यहाँ से कभी जिंदा नहीं जा पाएगी। ऐसा कहकर सुंदरलाल फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। पति को रोता देख मीना और उसकी माँ, क्या हुआ? क्या हुआ जी? आप रो क्यों रहे हैं? हमारी बच्ची कहाँ है? पिताजी, बताइए ना, क्या हुआ? वो भेड़िया हमारी बच्ची को उस खतरनाक वाली गुफा में लेकर गया है। उस गुफा में कोई एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। उस भेड़िए ने हमारी बच्ची के साथ जरूर कुछ कर दिया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी बच्ची का नसीब तूने कैसा लिखा है प्रभु? रो मत रोहिणी देवी, मैं कल सुबह एक बार और देखता हूँ उस गुफा के पास जाकर। शायद मुझे अपनी बच्ची वहां मिल जाए। अगली सुबह रोहिणी देवी, मैं जा रहा हूँ, तुम मीना का ध्यान रखना। ठीक है जी, मेरी बच्ची धरा को सही सलामत घर लेकर आना। सुंदरलाल उस जंगल की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। अब मुझे इस गुफा के अंदर जाकर देखना ही पड़ेगा। सुंदरलाल उस गुफा के अंदर
जाते हैं, जहां उन्हें बहुत तेज रोशनी दिखती है। अरे ये क्या है? इतनी तेज रोशनी इस गुफा में कहाँ से आ रही है? इस गुफा में तो अंधेरा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ से तो इतनी तेज रोशनी आ रही है। सुंदरलाल गुफा में आगे बढ़ते जाते हैं, जिससे कुछ दूर चलने पर वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां एक अलग दुनिया थी, अलग राज्य था और खूब सारे लोग थे। ये मैं कहाँ आ गया? यह तो कोई अलग ही राज्य लग रहा है। कुछ दूर चलने पर वो एक आदमी से पूछते हैं, भाई ये कौन सा राज्य है? भाई तुम क्या पहली बार इस राज्य में आए हो? हाँ, तुम्हें इस राज्य के बारे में नहीं पता, जिसकी प्रशंसा दूर दूर तक है? वैसे तुम कहाँ से हो? नहीं भाई, मुझे नहीं पता। क्या आप मुझे बताएंगे? यह पालमपुर राज्य है। यहाँ राजा रणवीर राज्य करते हैं। ओह अच्छा, ठीक है भाई, बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदरलाल कुछ दूर चले ही थे कि उनकी नजर एक बग्घी पर पड़ती है, जिसमें रानी के भेष में धरा बैठी हुई थी। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ? यह तो मेरी बेटी है, पर इसका तो भेष ही बदल गया है। बग्घी जैसे ही सुंदरलाल के पास आती है, धरा उसे रुकवा लेती है और अपने पिता को देखकर बड़ी खुश हो जाती है। पिताजी, आप यहाँ? बेटी, मैं तो तुझे खोजते खोजते यहाँ आ गया था, पर तुझे इस भेष में देखकर मैं तो चौंक ही गया। बेटी, ये सब क्या है? तुझे तो भेड़िया उस गुफा में लेकर गया था ना? पिताजी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। उन दोनों गायों ने जो बताया था उससे तो बिल्कुल अलग ही हुआ। चलिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। पिताजी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। उन दोनों गायों ने जो बताया था उससे तो बिल्कुल अलग ही हुआ। चलिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। धरा अपने पिता को बग्घी में बिठाती है और एक बहुत बड़े और सुंदर से महल में ले आती। बेटी, ये तो मुझे किसके महल में ले आई है? पिताजी, आप घबराइए मत, ये महल मेरा ही है। बेटी, तू क्या कह रही है? तू तो उस भेड़िए के साथ गई थी ना? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ पिताजी, पर अब वो मेरे पति हैं। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? एक भेड़िया कैसे तुम्हारा पति हो सकता है? पिताजी, आप जिसे भेड़िया समझ रहे थे, दरअसल वो एक भेड़िया नहीं, एक राजा है। बेटी, ये तू क्या कह रही है? पिताजी, जिस तरह उन गायों ने हम दोनों के लिए भविष्यवाणियाँ की थीं, उसी तरह मेरे पति के लिए भी एक बाबा ने भविष्यवाणी की थी। कैसी भविष्यवाणी बेटी? एक बाबा ने मेरे पति से कहा था कि तुम एक भेड़िए के रूप में जब किसी और दुनिया में जाओगे तो तुम्हें एक लड़की मिलेगी, उसी से तुम्हारा विवाह होगा, जिसके बाद वो इस राज्य की राजकुमारी बनेगी। इसीलिए वो हमारी दुनिया में भेड़िए के रूप में आए थे। बस कुछ ही देर में मेरे पति आने वाले हैं। पिताजी, वो बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा पति मिलेगा। दोनों बाप बेटी बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां धरा के पति आ जाते हैं। रानी, ये कौन है? इनकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। महाराज,
ये मेरे पिताजी हैं। अच्छा, मैंने इन्हें पहचान लिया। रानी, इन्हें जलपान कराओ। ये दूर से आए हैं, इन्हें भोजन भी खिलाओ। नहीं महाराज, अब मैं चलता हूँ। धारा की माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, उसे भी तो ये खुशखबरी सुनानी है। पिताजी, आप आज रात्रि यहीं रुक जाइए, कल सुबह सुबह चले जाना। ठीक है बेटी, अगर तेरा मन है तो मैं आज रात्रि रुक जाता हूँ। सुंदर लाल रात्रि अपनी बेटी के पास रुकते हैं और सुबह सुबह अपने घर की ओर चल देते हैं। लेकिन जैसे ही वह उसी पेड़ के पास पहुंचते हैं, उसका दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी पास में बैठी एक गाय उससे कहती है, कौन हो तुम और इस दरवाजे के पास क्या कर रहे हो? ये कोई मामूली दरवाजा नहीं है, बड़ा ही तिलिस्मी दरवाजा है ये। पर मैं इसी दरवाजे से अंदर आया था और मुझे अब अपने घर जाना है, लेकिन ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। अच्छा, ये बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं अपनी बेटी के यहाँ गया था, वहीं से आ रहा हूँ। लगता है तुमसे कोई गलती हुई है, इसीलिए दरवाजा नहीं खुल रहा। एक काम करो, तुम जाओ अपनी बेटी के घर और जाकर जो भी तुमने उसके यहाँ खाया है उसका दाम वहाँ देकर आओ, या फिर उससे माफ करवा के आओ जो तुमने अपनी बेटी का हक खाया है। तभी ये तिलिस्मी दरवाजा खुलेगा। सुंदरलाल उस गाय की बात सुनकर घबरा जाते हैं। मैंने अपनी बेटी का कौन सा हक खा लिया? मैं तो बस उसे देखने गया था। गाय गंभीर स्वर में कहती है, हर पिता जब बेटी के घर जाता है तो सिर्फ देने नहीं, लेने भी जाता है। तुमने उसके यहाँ राजसी भोजन किया, राजसी बिछौने पर विश्राम किया और बदले में उसे कुछ भी नहीं दिया। यही तुम्हारी गलती है, गलती है। सुंदरलाल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? जाओ अपनी बेटी के पास वापस जाओ और उससे क्षमा मांगो। उसकी खुशी में अपनी खुशी न्यौछावर कर दो, तभी ये दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा। जब वे महल पहुंचते हैं तो देखते हैं धरा महल की छत पर खड़ी सूर्यास्त देख रही होती है। पिताजी, आप वापस कैसे आ गए? बेटी, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुम्हारे घर का सुख भोगा, पर बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। नहीं बेटी, आज मुझे तुम्हें कुछ देकर ही जाना है। सुंदरलाल अपनी जेब से एक पुरानी चांदी की अंगूठी निकालते हैं। ये अंगूठी मेरे पिता ने मुझे दी थी, आज मैं इसे तुम्हें देता हूँ। धरा की आंखें भर आती हैं। पिताजी, ये तो हमारे खानदान की निशानी है। हाँ बेटी, और आज से ये तुम्हारे खानदान की निशानी है। सुंदरलाल फिर से अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। इस बार वही तिलिस्मी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, रोहिणी देवी, क्या हुआ जी? धरा कैसी है? वो अब रानी है। क्या रानी? हाँ, पालमपुर राज्य की महारानी। मीना की आंखें चमक उठती हैं। दीदी अब रानी बन गई? रोहिणी देवी आंसुओं के साथ मुस्कुरा देती हैं। भगवान ने मेरी बेटी के भाग्य में
राजयोग लिखा था। राज्य में सभी लोग खुश हुए। धरा और रणवीर राज्य के सबसे शक्तिशाली और सच्चे शासक बने। इस तरह धरा की मेहनत, सत्य और निष्ठा ने न केवल उसके परिवार का भला किया बल्कि पूरे राज्य का भी उद्धार किया।